वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर। नाम है ग्रेविटेशन। तो शुरू करते हैं इसको। क्या कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं देखते हैं। तो यहाँ पर अगर इन्हें आप पहचानते हो, इनका नाम है जे केपलर। जोहान्स केपलर फुल नेम बोला जाता है। और इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रूल दिए थे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन को लेकर। इन्हीं के नाम पर एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आता है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन बोला जाता है। डिटेल हायर क्लास में होती है थोड़ा सा, लेकिन हम ज़रूर यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। और इन्हें तो हम सब जानते ही हैं, सर आइजैक न्यूटन। इन्हीं के थ्रू ग्रेविटेशन फिनोमिना की शुरुआत हुई थी, जिसमें बड़ा ही फेमस इंसिडेंस है, आप जानते ही हैं। तो ये एप्पल और ये नीचे गिरता है, कॉन्सेप्ट शुरू होता है, न्यूटन के साथ ये कहानी हो चुकी है। और उन्होंने फिर इसके बाद डिटेल स्टडी करके ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा जो न्यूटन ने दिया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो हम बात कर ही रहे थे। देन न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन का कंपैरिजन होगा। फ्री फॉल, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ वर्टिकल मोशन के लिए देखेंगे। और फिर यहाँ पर एक दूसरा सेगमेंट आता है जिसमें मास, वेट, थ्रस्ट, प्रेशर और बायंसी का कॉन्सेप्ट होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा देखेंगे, लॉज ऑफ फ्लोटेशन आएंगे और डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी होगी। ये हमारा कंटेंट है जो हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। बेसिकली न्यूटन ने हमें बताया था कि यूनिवर्स में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट अगर हम कंसिडर करें तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं उसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी नाम दे देते हैं, ग्रेविटी, जब ये अर्थ की वजह से होता है। तो बेसिकली अर्थ और इसकी वजह से किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो लग रहा है, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कह रहे हैं। अ फोर्स विच इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। हम ये जानते ही हैं कि फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। अब अगर आप ये देखें कि अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, इट इंडिकेट्स दैट अर्थ एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट इज़ नोन एज ग्रेविटी ऑन द बॉडी। तो बेसिकली बोला जाता है दैट अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ के सेंटर की ही तरफ सभी ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगता है हमेशा। और इसके बारे में है इंफॉर्मेशन, द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या फिर सिंपली ग्रेविटी बोल देते हैं। जब हम ये ग्रेविटी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि जिस बॉडी के ऊपर फोर्स की बात हो रही है दैट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ ओनली। ग्रेविटी वर्ड ही अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड सन। ये वही फोर्स है जिसकी वजह से आप सीजनल चेंजेस देखते हो, सीजन चेंज होते हैं हमारे, वो इसी वजह से होते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। बिल्कुल, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसको बनाने में हेल्प करता है। फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, बिल्कुल। और फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, हाई टू लो और हाइट टू डेप्थ की तरफ ये फ्लो होता है। फॉर कीपिंग अस फर्मली ऑन द अर्थ, हमें होल्ड करके रखता है अर्थ सरफेस पर। फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ मून का रिवोल्यूशन वो भी इसी की वजह से है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बारे में है। इसे एक बार आप पॉज करके नोट कर लेंगे, पढ़ेंगे फिर आगे। तो इन्फॉर्मेशन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून कॉजेज टाइड्स इन द सी। अगर आपने टाइड्स के बारे में सुना है तो हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट होता है। हिंदी में हम इसको ज्वार भाटा भी कहते हैं। जब वाटर का लेवल सी में हाई और लो होता है मून के प्रेजेंस में, मून की प्रेजेंस या उसके रोटेशन की वजह से, तो बेसिकली ये सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे ये नॉर्मल लेवल, और ये जैसे ही ये फुल न्यू मून और फुल मून की पोजीशन पर आ रहा है
तो वहाँ पर ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बेसिकली। तो ये जो वाटर का लेवल है ये अप एंड डाउन होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड इन द सी, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड moon, or we can say that it is because of gravitational force of on earth, on sea water we can say, due to moon. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, क्या है ये। न्यूटन ने बताया था एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स रहता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें फॉर्मुलेशन आता है हमारे पास। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज़, जो बॉडीज़ के बीच में फोर्स लगा है उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट होगा। जैसे कि सपोज ये पहली बॉडी जिसका मास m1, ये दूसरी बॉडी जिसका मास m2, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली डिस्टेंस r है, सेपरेशन। तो दो बॉडी a और b जिनको हमने माना है उनके मासेस m1 m2 हैं r डिस्टेंस पर, तो जो F फोर्स होगा ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से समझेंगे। m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर m1 और m2 में से किसी को भी हम बढ़ाते हैं या दोनों को बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, यानी कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। बट एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर r के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली है, यानी कि अगर हम r को डबल करते हैं तो फोर्स डबल का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो स्क्वायर का रोल जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं इसको आगे। कंबाइंड हुआ हमारे पास कॉन्सेप्ट m1 m2 अपन r स्क्वायर के साथ कंबाइंड प्रोपोर्शनलिटी में आया है। और हम जब इक्वल टू करके लिखते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है। यहाँ जो कांस्टेंट है वो कैपिटल G है, जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी अपनी एक वैल्यू है जो अभी हम आगे जाके देखेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। नंबर 1, ये नेचर का वीकेस्ट फोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। देन इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें तो वहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हैं, बट यहाँ पर ये सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। तो आप अगर नोट्स में लिखेंगे तो सिर्फ इतना पोर्शन, अंडरलाइन पोर्शन भी लिख दिया है तो भी सफिशिएंट है। दैन इट इज़ म्यूचुअल फोर्स, यानी कि ये जिन दो बॉडीज़ के बीच में लगता है वो आपस में लगता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये एक्शन रिएक्शन को भी फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। इसे हम कहते हैं इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है इट इज़ एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज़। तो इट इज़ मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, मास और डिस्टेंस पर ये डिपेंड होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट ऑबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्स है इसी को इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। एंड इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि ये बहुत लंबी डिस्टेंसेस तक काम करता है। ये इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। एक प्रॉपर्टी और इसमें ऐड कर देते हैं, तो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द इंटरेक्टिंग बॉडीज़, यानी कि जिन दो बॉडीज़ के बीच में एक्ट कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ एक बॉडी है जिसका मास हमने माना है m1 है, और ऐसे ही यहाँ ये इससे दूसरी बॉडी है m2 r डिस्टेंस पर। ये बात तो हम पहले से ही कर रहे हैं। अब ये m1 और m2 के बीच में आपने क्या मीडियम रखा है, यहाँ जो मीडियम है इस मीडियम की प्रेजेंस अफेक्ट नहीं डालती कि यहाँ पर कौन सा मीडियम होगा। अगर आपने इसको वाटर में चेक किया है तब भी ये सेम आएगा, अगर आपने इसको एयर में चेक किया है तब भी ये वही वैल्यू आएगी, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता मीडियम पर। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल G आया है इसके बारे में, F का फॉर्मूला हमारे पास था G m1 m2 अपन r स्क्वायर।
ये जो m1 m2 था ये g के साथ प्रोडक्ट में था और आर स्क्वायर नीचे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके g का फॉर्मूला बनाया है। g इज इक्वल्स टू f इंटू आर स्क्वायर अपन m1 m2 हो गया। और यहाँ से जो g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट हमने फॉर्मूले से ही बना दी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देन वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू सेम है थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड हेंस द नेम इज गिवन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। बेसिकली ग्रेविटेशन यूनिट में हमारे पास दो जी आते हैं, एक है कैपिटल जी जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, और एक होता है स्मॉल जी जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और ये जो दोनों जी हैं ये ध्यान रखना है आपको, ये आपस में इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। देन ऐसा यूनिट ऑफ जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर वो हम दिखा ही चुके हैं। देन इसकी डेफिनेशन, ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पर हमें डेफिनेशन के बारे में बता रहा है। तो हमने बोला है कि अगर दोनों बॉडीज़ का मास 1 kg है और उनको 1 मीटर से रख दिया गया है, तो अगर आप यहाँ वैल्यू रखते हैं, इस फॉर्म इन वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं, तो इक्वल टू ये एफ आएगा और साथ में जो आर है वो 1 है, m1 m2 1 है, तो पूरा का पूरा सॉल्व होकर ये 1 के बराबर हो जाएगा। और इसका मतलब ये इक्वल टू एफ रहना है। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी ये एफ के बराबर होता है। बेसिकली एफ यहाँ पर फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो यहीं से हमारी डेफिनेशन आती है दैट जी इज इक्वल टू एफ। देयरफॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी is numerically equal to the force of gravitation which exists between two bodies of unit masses। यहाँ पर unit masses का मतलब 1 kg से है, kept at unit distance, unit का मतलब फिर से 1 मीटर से है। तो ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा भी जाता है, इस पर आप लोग का फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार, पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं आगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल, वो हम बात कर ही चुके हैं। हमने कहा इफ टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, तो जो जी है, जो एफ है वो जी के बराबर आएगा। और ये वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है, जिसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब है 0 पॉइंट, फिर यहाँ आपको ज़ीरो लगाने हैं। कितने ज़ीरो लगाने हैं? कम से कम 10 ज़ीरो लगेंगे। 1 2 3 4 5, आप समझ ही रहे होंगे इतने सब ये ज़ीरो लगाएंगे आप। 6, ये भी ज़ीरो ही है। 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10। और ये 10 ज़ीरो लगने के बाद हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे 6 6 7। ये 667 इतना न्यूटन फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, यानी आप देख लो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए हम बोलते हैं ये वीकेस्ट फोर्स होता है ऑफ ऑल द फोर्सेस। Though the various objects on this earth attract on another constantly, they do not cause any visible motion because the gravitational force of attraction between them is very very small। फोर्स सबके बीच में लग रहा है बट सब कांटेक्ट में नहीं आती, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर मूव नहीं करती, उसका रीज़न ये फोर्स का छोटा होना ही है। तो imagine a situation on the earth if the object continuously move towards each other due to gravitational force between them, तो सोचो क्या होगा, सब एक ही पॉइंट पर आकर स्टिक हो जाएंगे। When the objects are very big, मास बहुत ज़्यादा होगा, मास बहुत ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन पर ये फोर्स को इफेक्टिव अमाउंट में डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पर जी की स्मॉल वैल्यू मैनेज हो जाती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन ग्राउंड इज 9.8 न्यूटन। अर्थ की वजह से, अगर किसी 1 kg मास के ऊपर अर्थ की वजह से, अर्थ जिसका मास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी वैल्यू है, वो अगर अर्थ किसी 1 kg ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है तो उसकी वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अर्थ सरफेस पर दैट इज़ 9.8 न्यूटन, जो अपने आप में इफेक्टिव वैल्यू है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यही वो वजह है जिस वजह से हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर रिलीज़ करने पर या स्पेस में रिलीज़ करने पर वो अर्थ की तरफ गिरता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून इवन एट द लार्ज डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज, दैट इज़ 2 × 10⁻20 न्यूटन। अर्थ और मून डिस्टेंस बहुत बड़ी है बट फिर भी फोर्स इफेक्टिव आता है,
और यही वो फोर्स है जिसने मून को अर्थ के चारों तरफ बांध रखा है। तो इसे भी पॉज करके आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। प्लैनेट के चारों तरफ, सन के चारों तरफ प्लैनेट का मोशन, इन मोशन को लेकर केपलर ने कुछ रूल दिए थे जिनके पिक हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में। फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे के सारे अर्थ के साथ साथ सन के चारों तरफ घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन की पोजीशन उसमें दो फोकस में से एक फोकस, जिसको फोकाई कहा गया है, वन ऑफ द फोकाई पर एग्जिस्ट करती है। ये आप देख लेंगे। ठीक है, ये सन है, देन मरकरी, वीनस, दिस इज आवर अर्थ, सन इज अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। और इस तरह से और भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी, ये सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इसे आप एक बार नोट कर लेंगे, फिगर एक रफ फिगर बना सकते हैं। ये भी एक तरह की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। आप देखेंगे परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि ये इलिप्टिकल शेप में आता है, इलिप्टिकल फॉर्म में मूव कर रहे हैं। बढ़ाते हैं इसको आगे। तो ये है पोजीशन। बेसिकली आप अर्थ मान लीजिए, अर्थ इज़ रोटेटिंग अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये सेंटर से, जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर से इधर और इधर, ये दोनों तरफ एक दो लोकेशन होती है जिनको हम फोकस कहते हैं। इन्हीं फोकस पर में से एक फोकस पर ये सन की पोजीशन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। बढ़ाते हैं आगे, इसे आप नोट कर चुके होंगे। सेकंड लॉ कहता है कि जब ये प्लेनेट मूव करता है सन के चारों तरफ, तो इसमें एक फार्देस्ट पोजीशन है, दिस इज़ द फार्देस्ट पोजीशन कॉल्ड एपोगी, और ये सबसे पास वाली क्लोजेस्ट पोजीशन है पेरिगी। यहाँ पर ये प्लेनेट की स्पीड में वेरिएशन आता है, और देखते हैं फिर वो क्या कहता है। द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक ये प्लेनेट एक सर्टेन एरिया ट्रेवल कर रहा है, सपोज करते हैं ये वाला शेडेड रीजन का एरिया हो गया, ये शेडेड रीजन का जो एरिया है जितने भी टाइम में आएगा वो हमेशा फिक्स होगा। मीन्स अगर हम इसको कह दें ये एरिया है डेल्टा ए या डी ए, एरिया कवर्ड डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हुआ है, इसको हम डी टी से डिनोट कर लेते हैं। डी लगाया गया है स्मॉल इंडिकेट करने के लिए। तो ये आपको हमेशा और हमेशा मिलेगा एज अ कांस्टेंट टर्म, ये हमेशा कांस्टेंट बनता है, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो कैसे है एक बार देख लेते हैं, इसको मोशन को देख लेते हैं। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर ये, और उसके बाद इधर स्पीड ये बढ़ जाती है, फिर ये स्लो हो गया है यहाँ पर, फिर ये जैसे जैसे पास आएगा तो यहाँ पर स्पीड फिर से बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली जितना एरिया यहाँ है उतना ही एरिया ये हमें यहाँ भी बता रहा है, ये एरिया भी वही है। बस यहाँ पर ये ज़्यादा डिस्टेंस इसलिए कवर कर रहा है क्योंकि ये क्लोज है, तो एरिया उतना ही बनाने के लिए इसकी स्पीड बढ़ जाती है। यही हमारा केपलर का सेकेंड लॉ है। तो एरिया ऑफ एस ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस सी डी फॉर द गिवन टाइम। And the second law tells us that planet does not move with constant speed around the sun. It speeds up while approaching the nearest point called perigee and slows down while approaching the farthest point apogee. Therefore, distance covered on the orbit within the given interval of time at perigee is greater than that at apogee, such that area swept are equal. ये area सेम बनाने के लिए ही इसे किया गया है ऐसा। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। आगे बढ़ाते हैं। थर्ड लॉ है लास्ट लॉ, लॉ ऑफ पीरियड कहा जाता है इसे। ये कहता है जो पीरियड, पीरियड का मतलब है टाइम टेकन फॉर वन राउंड, उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। द लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और टी इज इक्वल्स टू के आर क्यूब, और टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली ये क्या है, ये केपलर्स लॉ हमें बता रहा है कि अगर आपके पास ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट मान के चलें आप, और ये है सन, और ये है हमारा प्लैनेट पी,
और इनके बीच का डिस्टेंस है अगर r, दिस डिस्टेंस इज r, और ये राउंड कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है कैपिटल T, तो ये रिलेशन हमारे पास काम करता है यहाँ पर। तो इसी को टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, फिर आर क्यूब को नीचे ले गए तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के, यानी कि कांस्टेंट। तो इन्फॉर्मेशन है, दो केपलर गिव द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ही कुड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। डिटेल नहीं बताई ज़्यादा, लेकिन इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो इसे भी पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। इसमें ओनली न्यूटन एक्सप्लेन द कॉज ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एक्सर्ट्स ऑन देम। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो न्यूटन यूज्ड बेसिकली केपलर्स थर्ड लॉ टू डेवलप द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसे आप पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे। पढ़ाते हैं फिर इसको आगे। न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ और फिर ग्रेविटेशन का रिलेशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बेसिकली बात क्या आ रही है, दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये जो फोर्सेज हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इस तरीके से न्यूटन्स थर्ड लॉ को सपोर्ट करता है। Both the object must be moving towards each other due to the force, and however due to very weak nature of force the normal sized bodies are not seen moving towards each other। जैसे अगर आप अपने घर में रखे हुए टेबल और चेयर को देखें तो वो अभी आपस में एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, बट वो हमें मूव होते हुए नहीं दिखेंगे बिकॉज ऑफ वीक नेचर ऑफ द फोर्स। तो वट हैपन्स व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये आप जानते हैं, कुछ हाइट से अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो तेज़ी से नीचे गिरती है। बॉल इज सीन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ बट द अर्थ इज नॉट सीन जंपिंग टुवर्ड्स द बॉल। ऐसा क्यों है? तो बेसिकली ये हमारे न्यूटन के सेकेंड लॉ के एक्सप्लेनेशन से आता है। ये जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है। एफ इजिकल्स टू एम ए बॉल के लिए कह लेते हैं, स्मॉल एम ए, एंड एम बी द मास ऑफ अर्थ एंड बॉल रिस्पेक्टिवली, ए एंड ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एंड बॉल रिस्पेक्टिवली। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए भी होगा और एम ए भी होगा। जो यहाँ पर कैपिटल एम ए है ये अर्थ के लिए है, ये स्मॉल एम ए बॉल के लिए। चेक कर लेते हैं आगे रिलेशन। ए का फॉर्मूला एफ बाई एम भी आ रहा है हमारे पास, और ए का फॉर्मूला एफ बाई एम भी आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ एम बहुत लार्ज है तो एक्सेलरेशन ना के बराबर होगा, लेकिन यहाँ एम बहुत स्मॉल है तो एक्सेलरेशन हमें इफेक्टिवली दिखाई दे जाता है। ये वाला रिलेशन हमारा बॉल के लिए काम कर रहा है, ध्यान रहे, जिसका मास बहुत कम है, और ये हमारा काम कर रहा है अर्थ के लिए। तो अर्थ का मोशन नहीं दिखने का कारण यही होता है। इसे नोट कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कह रहा है फॉर द गिवन फोर्स एफ द बॉल एक्सपीरियंसेस लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू स्मॉलर मास बट अर्थ एक्सपीरियंसेस नेग्लिजिबली स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू लार्ज मास। बात हम कर चुके हैं, इसे आप पॉज करके नोट कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल, फॉल लेकिन फ्री फॉर्म में। फ्री फॉर्म का मतलब है बॉडी को रिलीज करना है, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है, जो भी फोर्स लगाने का काम होगा वो अर्थ अपने आप कर लेगी। ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी बॉडी को कुछ हाइट से रिलीज करते हैं, ध्यान देंगे, रिलीज करते हैं, थ्रो नहीं करते हैं, तो वो सिचुएशन कहलाती है फ्री फॉल की। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विद नो अदर फोर्सेज, ये हम बात कर ही चुके हैं, नो अदर फोर्सेज, देन द बॉडी सेट टू हैव फ्री फॉल। इस फ्री फॉल में द बॉडी हैविंग अ फ्री फॉल इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और इसके लिए गैलीलियो ने प्रूव किया है दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बॉडी के मास का उस एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर आप एक सर्टेन हाइट से एक पंख, एक फेदर और एक कॉइन को अगर ड्रॉप करते हैं, लेकिन सिचुएशन वैक्यूम की होनी चाहिए, एयर की नहीं, तो बोला जाता है दोनों सेम स्पीड से नीचे गिरते हैं। Imagine that vacuum is created by evacuating the air from the glass jar, and we have a coin as well as a feather, and if we release them they fall at same time। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एक साथ नीचे गिरते हैं, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एयर नहीं है, तो ये फेदर को अपोज करने वाला फैक्टर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कॉइन और फेदर एक ही साथ एक ही टाइम पर नीचे आ रहे हैं। द फेदर एंड द कॉइन फॉल विद सेम एक्सेलरेशन रीचिंग द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो एक्सेलरेशन का सेम है, मास से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसे एक बार पॉज करके नोट कर लेंगे। फ्री फॉल की सिचुएशन है, उसकी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। इसे भी पॉज करके नोट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल की सिचुएशन में जो बॉडी पर एक्सेलरेशन लगता है उसको हम
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी हम बोल ही चुके हैं, अर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो इसकी जो वैल्यू है जी से डिनोट करते हैं, सबसे पहले ध्यान देंगे, यही है वो स्मॉल जी जिसकी हम बात कर रहे थे। एसआई सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सीजीएस सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्री कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेशन अगर हम देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो हमने माना है कि अर्थ है जिसकी रेडियस आर और मास एम, इसकी सरफेस पर एक स्मॉल एम मास की बॉडी रखी है। तो जो बॉडी एम मास रखी, स्मॉल एम मास रखा है अर्थ के ऊपर, जिसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगा दिया है। लेकिन ये जो फोर्स है ये बॉडी के वेट के बराबर होता है, जिसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी दैट इज जी। तो वैसे तो फॉर्मूला फोर्स का एफ इक्वल्स टू एम में होता है, यहाँ हम एम जी यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों को इक्वेट करते हैं अगर, तो यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे, इस एम से इस एम को अगर हम काट देते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास है, क्या रिज़ल्ट है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपन आर स्क्वायर। और आप इस फॉर्मूले को देख लेंगे तो इसमें कहीं पर भी बॉडी का मास इन्वॉल्व नहीं है। यही रिलेशन हमें बताता है कि फेदर और कॉइन क्यों एक साथ नीचे एक ही टाइम पर आते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपके काम की है, पेपर में आना होता है इससे भी। बढ़ाते हैं आगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मास ऑफ अर्थ वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू है, जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, फॉर्मूला देख चुके हैं। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमारे पास ये फॉर्मूला आता है और हम इसको कभी कभी जी इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो अगर आप इसे नोट कर लेते हैं, बढ़ाएंगे फिर इसको आगे, बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ वर्टिकल मोशन, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटल जी और स्मॉल जी, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशंस। आपको याद होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने देखी थी, बट वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए थी, उसको वर्टिकल में अप्लाई करना है तो थोड़ा सा चेंज होता है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्टेंस जो h है वो हमने, ये h हमने s की जगह रखा है जो हम डिस्टेंस लेते थे, और ये जो g है ये हम a की जगह रखते हैं। तो अगर आपको तीन इक्वेशंस याद हैं तो उसमें बस a की जगह g और s की जगह h अप्लाई करना है, बाकी की इक्वेशंस हमारी सेम रहती है। बस मोशन ऊपर और नीचे जाते हुए एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कि अगर देखते हैं क्या सिचुएशन है, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं डाउनवर्ड के लिए। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी आ गया ए टी की जगह, s की जगह h आ गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी u वाला पार्ट ख़त्म कर देते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाती हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये वर्टिकल डाउनवर्ड के लिए चल रहा है। अपवर्ड की सिचुएशन में ध्यान रखेंगे, तो अपवर्ड की सिचुएशन में जो g है उसको माइनस ले लेना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हमारी इक्वेशंस किस तरीके से चेंज होंगी, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी हो गया प्लस की जगह, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, और यू स्क्वायर माइनस 2gh हो गया पहले की तरफ। ठीक है, बस इतना फ़र्क है, नीचे आते हुए प्लस की इक्वेशंस, ये प्लस की इक्वेशंस हैं, और ये वाली माइनस की हैं ऊपर जाते हुए, वर्टिकली अपवर्ड में ऊपर जाते हुए माइनस ले लेना है रिटार्डेशन का केस होने की वजह से। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे आप। बढ़ाते हैं फिर इसको आगे। कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस फॉर वर्टिकल मोशन, बेसिकली ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिखा चुके हैं, तो आपको डायरेक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन आर असाइंड पॉजिटिव वैल्यूज़। इनमें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आप ऐसा करेंगे कि इसको एज इट इज चाहें तो लिख लीजिए, वैसे जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इक्वेशन में देख लिया है, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो जी है वो डाउनवर्ड में पॉजिटिव और अपवर्ड में नेगेटिव आता है। ये नेगेटिव अपवर्ड के लिए है। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड freely then its initial velocity is taken as 0. When body is thrown vertically upward, final velocity becomes 0 at the highest point. This is important point.
and time taken by a body to rise to the highest point is equal to the time it takes to fall through the same height. ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम सेम होता है अगर डिस्टेंस ट्रेवल या हाइट सेम है तो यही हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बढ़ाते हैं इसको आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है मास का कॉन्सेप्ट। मास देखते हैं बेसिकली क्या है। ये एक आपने एक वेइंग बैलेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ये डाउन फोर्स लगाएगा। दूसरी जगह पर आपने एक वेट रखा है और ये बराबर रखने पर ये इक्वेट हो गया। बेसिकली यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है 50 + 10 60 ग्राम, ये हमारे इस ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहा है और ये मास ऑफ द बॉडी इज 60 ग्राम। तो बेसिकली मास है क्या? मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर स्टोर्ड इन द बॉडी और कंटेन्ड इन द बॉडी। ये हमारी मास की डेफिनेशन है। मास ऑफ बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, हम पहली बात कर चुके हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड इनर्शियल मास। पूरा नाम इसका इनर्शियल मास है। स्केलर नेचर की क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट केजी किलोग्राम होती है। सीजीएस यूनिट में हम इसको ग्राम लेते हैं। मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट मास के साथ साथ यहाँ पर एक फैक्टर और आता है जिसे हम कहते हैं वेट, वो हम अभी आगे बात करेंगे। मास इज मेजर्ड बाय बीम और कॉमन बैलेंस। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, इसे आप नोट कर लेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन है मास को लेकर। बढ़ाते हैं फिर आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वेट। वेट बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म में होता है। इसे हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। इसको आपने पुल किया, यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस पर लगाया है, जैसे ही सस्पेंड करेंगे स्ट्रेच होगा। तो बेसिकली स्ट्रेच उतना ही होगा जितना इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। और ये कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटी की वजह से लगाया गया फोर्स है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसने स्टैंड किया है इसको 60 वैल्यू पर। तो 60 ये ग्राम वेट हुआ है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सीजीएस में 980 वैल्यू रख दी हमने जी की। बेसिकली हम बात कर ही रहे थे, जो ये वेट है ये मास इनटू एक्सेलरेशन है। ग्रेविटी में जो मास के साथ एक्सेलरेशन आता है वो आता है एम के साथ जी। जी की वैल्यू सीजीएस में हम जानते हैं, ये होती है 980। उसी को रखकर सॉल्व किया है, ये हमारी वैल्यू आ गई है। अदरवाइज़ आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से और इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये दूसरा आंसर 0.588 न्यूटन में भी आ जाएगा। तो वेट मीन्स द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज द फोर्स, ये फोर्स है विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये डेफिनेशन हो गई वेट की। वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम जी हम बात कर ही रहे थे। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 1 kg का मास हमेशा 9.8 न्यूटन मिलेगा आपको वेट के लिए। और वेट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन एक्ट की जाती है। एंड जी की वैल्यू क्योंकि प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, ये जो जी है ये चेंज होगा प्लेस टू प्लेस, तो इसीलिए वेट भी चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस और वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी ज़ीरो, क्योंकि जहाँ जी ज़ीरो होगा वहाँ वेट ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ज़ीरो एंड हेंस वेट इज़ ज़ीरो। ऑन द मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ नियरली 1/6 of that of earth and hence the weight also becomes 1/6 of its weight on the earth। इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे, इंफॉर्मेशन है वेट के बारे में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमारे पास आ रहा है आर्किमिडीज़ का। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रूल दिया था हमें, और पास्कल, बी पास्कल, ब्लेस पास्कल, इन्होंने प्रेशर के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था। तो बढ़ाएंगे इनकी इंफॉर्मेशन को आगे। थ्रस्ट और प्रेशर की फॉर्म में हमारे पास कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या है। एक ब्लॉक है हमारे पास और इस ब्लॉक में हम एक पॉइंटेड, नॉन पॉइंटेड कह सकते हो आप, यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है इसकी, तो इसको जब प्रेस करने की कोशिश करें प्रेस नहीं हो पा रहा है। बट एक पॉइंटेड नीडल को अगर हम लेते हैं तो ये इजीली प्रेस की जा सकती है। तो ये जो प्रेस हो पाया है ये प्रेशर के फॉर्म में ही मेजर होता है। कैसे है, क्या कॉन्सेप्ट है, बात करते हैं। When a blunt pin is applied force, it does not go into the wood, whereas a sharp pin goes into the wood with the same amount of force। तो ऐसा कैसे हुआ? ये हमारा इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। यहाँ पर ये ज़्यादा एरिया पर काम कर रहा है, जबकि यहाँ का जो एरिया था वो बहुत कम था।
उसी के हिसाब से फोर्स का इफेक्ट आया है। इसे थोड़ा सा नोट करेंगे तो हम आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। When a body is weight of a body is also a force and it always act in the downward direction, ये हम जानते ही हैं। तो ऑब्जर्व द टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए ब्रिक ऑन द ग्राउंड। ये पोजीशन है और ये वर्टिकल पोजीशन। देखेंगे अगर यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, तो बोथ द ब्रिक्स exert सेम फोर्स बट they have same weight but the two bricks exert different pressure इनका different है due to different area of contact with the ground। जो ये वाला केस है यहाँ पर एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और उसका कॉन्सेप्ट है जो हम प्रेशर के फॉर्मूले से देखेंगे। अ लाइंग ब्रिक एक्सर्ट लेस प्रेशर, पहले वाले ब्रिक ने कम प्रेशर डेवलप किया, while the standing brick is exerting more pressure on the ground। तो therefore pressure depends on first is force and second is area over which it acts। तो pressure is the force acting perpendicularly on a unit area, यानी कि फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया बन रहा है, और फॉर्मूले को लिख लेंगे हम P इज टू एफ अपॉन ए। फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया, जहाँ एरिया कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ एरिया कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रेशर का, इसे एक बार आप नोट कर लेंगे। पढ़ाते हैं फिर आगे। प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से। फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है बट स्टिल प्रेशर इज स्केलर। इसका कारण है क्योंकि हमें यहाँ पर कोई डायरेक्शन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लेट्स थिंक ऑफ ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड और ए गैस इन अ टैंक। प्रेशर एट दैट पॉइंट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज थ्रू 360 डिग्री, चारों तरफ होता है। therefore pressure cannot be assigned a specific direction and hence it is a scalar। At the same time, if pressure is applied on a surface, then the resulting force is a vector quantity since it has direction of effect of pressure on the surface। The pressure exerts force on the wall of a container of the liquid or gas। तो ऐसा यूनिट हम बनाएंगे। फोर्स के लिए न्यूटन है, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको लिखने का तरीका ये भी है, और अदरवाइज हम इसको पास्कल भी बोल देते हैं, PA से डिनोट होता है ये। ब्लेस पास्कल के नाम पर ये यूनिट दी गई है। प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट बेसिकली एक तरह का फोर्स है जो कि एक्ट करता है बॉडी पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बॉडी के सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया की जगह आप थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोल सकते हो। तो ये पोर्शन है, इसको भी एक बार पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं फिर आगे। तो एवरी डे ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, देखते हैं क्या क्या बातें हैं। स्कूल बैग्स हैं वाइड स्ट्रैप्स। जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो आपने अगर ध्यान दिया हो, आपके जो हैंगिंग स्ट्रिप्स होती हैं उनको इस वाइड रखा जाता है, और उनको वाइड रखने का कारण है एरिया बढ़ाना। एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होगा तो आपके शोल्डर्स पर इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ का एरिया ज़्यादा कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इजीली प्रेस करके कट कर सकता है। टिप ऑफ द नीडल इज़ मेड शार्प, उसे अच्छे से प्रेस करने के लिए उसके नीडल को, टिप को शार्प रखा जाता है। देन प्रेशर ऑफ द ग्राउंड इज़ मोर, प्रेशर ऑफ द ग्राउंड इज़ मोर व्हेन अ मैन इज़ वॉकिंग देन व्हेन ही इज़ स्टैंडिंग। बेसिकली जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो दोनों फीट का एरिया टोटल काउंट होगा, जबकि वॉकिंग पोजीशन में हम एक बार में एक ही फुट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक फुट में एरिया कम जिससे प्रेशर ज़्यादा, और स्टैंडिंग पोजीशन में एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। डिप्रेशन इज़ मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन अ कुशन देन व्हेन ही लाइज ऑन और सिट्स ऑन इट। या अपने अपने घर में सोफ़ा या बेड पर चढ़कर आप अगर आप देखेंगे तो अगर आप उस पर खड़े होते हैं तो आप उसके जो कुशन है उसको ज़्यादा प्रेस करते हैं अंदर, डिप्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप उस पर लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं तो उस सिचुएशन पर उसकी जो प्रेसिंग है वो कम होती है। सेम रोल प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से। द ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स, आपने देखे होंगे ट्रैक्टर के जो टायर्स हैं वो ब्रॉड रखे जाते हैं। वो इसीलिए रखा जा रहा है सो दैट देर इज़ लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड द टायर्स डू नॉट सिंक into comparatively soft ground of the fields।
ट्रैक्टर बेसिकली फील्ड में काम करने के लिए बनाया गया है, जिसका ग्राउंड सॉफ्ट होता है, तो वहाँ हैवी वेट पर वो इजीली प्रेस हो जाएगा अंदर। उससे बचने के लिए उसके टायर्स को वाइड रखा जाता है स्पेशली। इज़ ईजियर टू वॉक ऑन अ सॉफ्ट सैंड if we have flat shoes rather than shoes with sharp heels. Same concept, pressure और area का inverse relationship. Foundations of building and dams are laid broad at the bottom and decreases the pressure. जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं इनका जो बॉटम है वो हमेशा वाइड किया जाता है सो दैट ये प्रेशर रिड्यूस कर सकें। तो ये पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये एप्लीकेशंस हैं हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर की, इसे आप नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं फिर आगे। प्रेशर इन फ्लूइड्स के केस में प्रेशर का कॉन्सेप्ट, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली, जो बह सकते हैं उनको हम नाम देते हैं फ्लूइड्स। लिक्विड और गैसेस का कलेक्टिव नेम है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो लाइक सॉलिड्स एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू देयर वेट, लिक्विड्स हैव ऑल्सो वेट एंड दे एक्सर्ट प्रेशर। तो लिक्विड और गैसेस में भी प्रेशर डेवलप करने की अपनी टेंडेंसी है, बट जो फ्लूइड हैं उनके केस में हमारे पास जो प्रेशर होगा वो ऑल डायरेक्शन में लगता है, साइडवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा और अपवर्ड भी होता है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बायोंसी। आपने सुना ही होगा इसके बारे में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लिक्विड, तो लिक्विड हमेशा उस पर फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं बायोंट फोर्स या फिर बायोंसी। तो इट इज़ ईजी टू लिफ्ट अ स्टोन एज लॉन्ग एज इट इज़ इनसाइड वाटर बट फील्स हैवी इफ इट इज़ इन लिफ्टेड अबव द वाटर। अगर आप पानी में एक स्टोन को उठाएंगे तो आपको हल्का फील होगा, क्योंकि वहाँ पर ये अपवर्ड फोर्स ऑलरेडी एक्ट कर रहा होता है जो उसके वेट को लॉस कर देता है, जबकि एयर में अगर आप उसे उठाते हैं तो भारी फील होता है। ए मग ऑफ वाटर इनसाइड द वाटर appears lighter but it feels heavier when the lifted above the water। ये आपने नहाते वक्त जरूर ऑब्जर्व किया होगा। Therefore the objects appear to be less heavy, this is very important concept। Objects are appearing as less heavy when submerged in liquid than they are in air। This shows that every liquid exerts an upward force on the object immersed in, whether partially or wholly in it। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है बायंसी का, इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे। फिर इसे आगे बढ़ाते हैं। तो बायंसी की एक डेफिनेशन और यहाँ पर ऐड हो गई है, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट, दिस इज कॉल्ड बायंसी। ठीक है, ये हम पहली बात कर चुके हैं, अपवर्ड फोर्स को ही बायंसी कहा जा रहा है। ऊपर की डेफिनेशन या नीचे वाली डेफिनेशन दोनों ही करेक्ट हैं। तो अगर आप इसे नोट कर चुके हैं तो आगे बढ़ाते हैं। बायंट फोर्स, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज़ इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, इसे हम बायंट फोर्स कह रहे हैं। और इसे अप थ्रस्ट भी कहा जाता है, फ्लूइड्स की वजह से लगने वाला थ्रस्ट है ये, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए अप थ्रस्ट। इसका कॉज अगर देखें ये क्यों होता है, तो यहाँ से देख लेते हैं। एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड वाटर फिल किया है, और इसमें ये एक ऑब्जेक्ट, इस पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, बराबर हो गया, बैलेंस हुआ, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी लगा। तो बेसिकली नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा था, तो ये रेड वाला पोर्शन वेट है, ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स। तो वेट को ये बाइंड फोर्स रिड्यूस कर रहा है, जिससे बॉडी के वेट में लॉस आता है। तो बोलते हैं व्हेन अ मग इज इनसाइड द वाटर द प्रेशर फ्रॉम द sides are equal but and no net force is available from the sides, but pressure at the bottom of the mug is more due to more depth of the water and is less at the top due to less depth of the water। और इसी वजह से फोर्स का डिफरेंस ऊपर की तरफ नेट वैल्यू में आ जाता है। द डिफरेंस इन प्रेशर exerts net upward force which is known as upthrust or bind force, and the mug usually made of plastic lighter than the water so it is easily pushed up due to the upthrust। इसीलिए आपने देखा होगा मग हमेशा फ्लोट करता है, ये डूबता नहीं है कभी। तो अगर इसको पॉज करके नोट कर लेंगे आप, पढ़ाएंगे फिर हम इसे आगे। एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स, चेक कर लेते हैं। अभी रीडिंग 0 है स्प्रिंग बैलेंस में। एक ऑब्जेक्ट को हम इस पर हैंग कर रहे हैं, तो ये रीडिंग देता है 60। ये इसका वेट है 60 ग्राम वेट। अब इसको वाटर में चेक करेंगे। अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर इज 60 ग्राम वेट, इसको जब हम वाटर में डिप करते हैं तो वाटर में डिप करने के बाद ये रीडिंग कम हो गई है। जो रीडिंग अभी आ रही है 40 और 60 के बीच में है। वेट ऑफ द बॉडी पार्शियली इमर्ज्ड इन द लिक्विड इज
50 ग्राम वेट, यानी कि जो लॉस आया है वो 10 ग्राम का है। कंप्लीटली इमर्स करने पर 40 पर पहुंच गया, यानी इस बार 20 का लॉस आया है। वेट ऑफ द बॉडी फुली इमर्स्ड इन द लिक्विड इज़ 40 ग्राम वेट। तो यहाँ से फैक्टर्स अफेक्टिंग बायेंट फोर्स, तो ये जो एक्टिविटी है इसने हमें शो किया है कि बॉडी के वेट में हमेशा लॉस आता है अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स या बायेंट फोर्स लगने की वजह से। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायेंट फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। एक तो इस बात पर डिपेंड करेगा कितनी वॉल्यूम उस लिक्विड की इमर्ज हुई है, डिप हुई है लिक्विड में, ऑब्जेक्ट की कितनी वॉल्यूम लिक्विड में डिप की गई है। नंबर 2, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट है एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेज। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं इनसाइड द लिक्विड, द अपथ्रस्ट और बायेंट फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर हमने वॉल्यूम को बढ़ाया है, व्हेन द सॉलिड इज फुल्ली इमर्ज्ड द बायेंट फोर्स बिकम्स मैक्सिमम। कंप्लीटली डिप होने के बाद वो सबसे ज़्यादा फोर्स लगाता है बायेंट फोर्स। तो द बायेंट फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द वॉल्यूम बट नॉट द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। वो किस मटेरियल का बना है इस बात पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर करता है कि वो किस वॉल्यूम का बना है। तो दैट इज इफ टू बॉल्स ऑफ इक्वल साइज but of different metals are immersed in the liquid, both of them will experience same buying force. Liquids having higher density exert more buying force than the liquids having lower density. तो डेंसिटी का भी रोल है, तो इसीलिए बोला जाता है इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, देन इन लेक, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर व्हेन कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द लेक वाटर. Even an iron block can float on mercury because of its high density. मरकरी लिक्विड है बट इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, तो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट लगाता है, एक आयरन ब्लॉक इजीली मरकरी के ऊपर तैर लेता है। तो इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बाइंड फोर्स। नेक्स्ट आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इतना तो हम सीख ही चुके हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में या लिक्विड में डिप किया जा रहा है उसका वेट लॉस हो रहा है। तो वेट जो लॉस है, इस वेट लॉस के बारे में ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली, पूरी तरह से, और पार्शियली, कुछ पार्ट उसका, इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, देन इट एक्सपीरियंसेस ए बायेंट फोर्स और अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जितना पोर्शन आप बॉडी का लिक्विड में इमर्ज करेंगे लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट और अपथ्रस्ट या बायेंट फोर्स ये बराबर होते हैं। तो बायेंट फोर्स और अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और हम बेसिकली इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू लॉस इन वेट ऑफ बॉडी। तो बॉडी का वेट लॉस है लिक्विड में जाने के बाद, लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, ये इसके बराबर भी होता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पहला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। The hydrometers used for determining density of liquids are based on Archimedes principles. Lactometer यूज होता है for determining the purity of milk, are also based on Archimedes principle, and it is also used in designing ships and submarines also. तो ये एप्लीकेशंस को आप पॉज करके नोट कर लेंगे एक बार आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ। तो बढ़ाते हैं, बस लास्ट सेगमेंट है हमारे पास। तो कॉन्सेप्ट है वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड। तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट डूब गया और ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तो बेसिकली क्या डिफरेंस क्या है दोनों में। आयरन नेल सिंक्स वेर एज कॉर्क फ्लोट्स इन वाटर। तो उसका रीज़न है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड टू फोर्सेज एक्ट ऑन इट, वन इज डाउनवर्ड वेट, अनदर वन अपवर्ड अपथ्रस्ट। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड, बायेंट फोर्स acting upward. Now, whether an object will float or sink on a liquid depend on the relative magnitude of these two forces in opposite direction. कैसे? तीन केसेस आते हैं। अगर बायेंट फोर्स, if बायेंट फोर्स exerted by liquid is less than the weight, तो bodies will sink.
लेकिन अगर बाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड वेयर इट इज सस्पेंडेड। उसका कुछ पोर्शन डिप होगा वाटर में, कुछ पोर्शन उसका बाहर फ्लोट कर रहा होगा। और इफ बाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, it will rise above the liquid and hence it will completely float over the surface। तो ये हमारे रूल्स हैं, इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे। पढ़ाते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंगली अब कॉन्सेप्ट है, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये हमने लॉस इन वेट ऑफ लिक्विड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पर ही बताया है। दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट है तो a floating body may be partially or wholly submerged in liquid. The liquid is displaced by that portion of the body which is submerged under the liquid। जितना पोर्शन बॉडी का लिक्विड के अंदर होगा उतना ही पोर्शन वो डिस्प्लेस करेगा। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए है, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इफ द लिक्विड इन ए लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड। कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली फ्लोट कर जाता है अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी। An object will also float in a liquid if its density is equal to that of the liquid, and object will sink in a liquid if its density is more than that of the liquid। ये भी हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ फ्लोटेशन को लेकर। ये भी हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ फ्लोटेशन को लेकर। तो इसको भी आगे बढ़ाते हैं, पॉज करके आप नोट कर चुके होंगे, तो बढ़ाते हैं इसको आगे। वाटर, और ये इसमें एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, आयरन ब्लॉक इज सिंकिंग, देन मरकरी, आयरन ब्लॉक इज फ्लोटिंग। तो यहाँ पर डेंसिटी का ही रोल है, डाउनवर्ड वेट बट अप थ्रस्ट, ये ऑलमोस्ट बराबर। इसी तरह से बोट का कॉन्सेप्ट भी है वाटर में, हाउ डज अ बोट फ्लोट इन द वाटर। जैसे इसे वाटर में डाला गया, इसकी ये जो अंदर वाला पोर्शन है हॉलो है, इस वजह से इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है और इसने अपने वेट से ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। तो डाउनवर्ड वेट और ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट ये बैलेंस हो जाते हैं। तो व्हेन अ बोट इज ग्रेजुअली लोवर्ड इनटू वाटर इट डिस्प्लेसेस मोर एंड मोर वाटर ड्यू टू विच द अपवर्ड बायंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इंक्रीजेज। The boat stops sinking further down into water when the buoyant force acting on it just enough to support the weight of the boat। When the boat is floating, the weight of the water displaced by the submerged part of the boat is equal to the weight of the boat। इसीलिए उसका आधे से ज़्यादा पोर्शन बाहर रहता है। तो when more people get into the boat sinks more, थोड़ा सा वो अंदर जाती है। As long as the weight of the boat and the people together is equal to weight of the water displaced by the boat, it will float। When no more water can be displaced by the boat, then in that case it will sink। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट डेंसिटी का है। तो डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। कितना मास है कितनी वॉल्यूम, रेशियो कर दो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ऐसा यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब आ जाता है। सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। और इसको भी जरा पॉज करके नोट कर लेंगे। तो उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी का, उसकी और बात कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी बोला जाता है इट इज़ द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी से जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये क्योंकि दोनों डेंसिटी की ही रेशियो हैं इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। Relative density is density of substance divided by density of water। Relative density of substance is defined as the ratio of mass of any volume of the substance to the mass of an equal volume of water। हम ऐसा भी कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर कहा जा सकता है। फॉर्मूला एक और है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द हैवीनेस ऑफ द सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू द वाटर। ये कंपैरिजन है मास का बॉडी के ये वाटर के रिस्पेक्ट में। तो एज द रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज सो इट हैज़ नो यूनिट्स।
तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। पढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे इसको। डेंसिटीज ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्ट्स, ये है हमारे पास, रिलेटिव डेंसिटी के साथ है। यहाँ पर एक खास बात है कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव डेंसिटी वाटर के जिन भी ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव डेंसिटी 1 से छोटी है, वो सारे के सारे इजीली फ्लोट करते हैं वाटर में। ये फ्लोट करेगा, वुड भी फ्लोट करेगा, और इवन आइस भी फ्लोट करता है। तो रही बात वाटर की, तो वाटर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी अब ये सब 1 से ज़्यादा है, तो ये भी डूब जाएगा, ये भी डूबता है, सिंक कर जाएगा, और इसमें ये सारे नीचे के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सब सिंक कर जाते हैं इन वाटर। ये रिलेटिव डेंसिटी से हम पता लगा सकते हैं, इफ़ रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1 देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट एंड अदरवाइज इट विल सिंक। तो ये हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद नहीं करनी है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको ये दिखाया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब आपसे अगली क्लास में मिलेंगे जहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए अगला चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।